हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम देखेंगे अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी पेन तैयार रखिए और जो है आप भी मेरे साथ साथ इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करते चलिए। तो हेडिंग लगाइए, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन है जो अभिक्रिया की वेग को जो है प्रभावित करते हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, तो पहला है अभिकारक की प्रकृति, फिर देखेंगे हम विकिरणों का प्रभाव, तापमान का प्रभाव, उत्प्रेरकों का प्रभाव, उनके सांद्रताओं का प्रभाव और अभिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए, अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति। आयनिक प्रकृति वाले यौगिकों की क्रियाशीलता अधिक होती है। आयनिक बंध वाले यौगिकों की अभिक्रिया का वेग क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है भाई, ऐसे यौगिक जिनके पास आयनिक बंध हो या आयनिक प्रकृति के हो और उनकी अभिक्रिया का वेग जो है अधिक होती है। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है, वैसी AgNO3 ये जब टूटता है तो इसमें सोडियम के आयन और इसमें क्लोराइड आयन है। इसमें जो है Ag प्लस आयन और इसमें जो है NO3 माइनस है। ये जो है क्या करते हैं, NaNO3 का निर्माण करता है और AgCl बनाता है। ठीक, ओके। तो इनमें जो है कौन सी प्रकृति है? आयनिक प्रकृति है। इन यौगिकों में आयनिक प्रकृति है, इनके बीच में आयनिक बंध है और ये आयनिक बंध अगर उपस्थित है तो ये क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है भाई? बढ़ा देता है। ठीक, यानी कि अगर आयनिक प्रकृति कहीं पे है तो वो यौगिकों की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी वो क्या होंगी? तेजी से होंगी। ठीक, तो इस तरीके से अभिकारक की प्रकृति पे निर्भर करता है। ठीक, चलिए इसको लिख लीजिए, हो गया। ठीक, ये था आयनिक बंध वाले यौगिक। अगर किन्हीं यौगिकों में बंधों की संख्या अधिक हो तो उन बंधों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो ऊर्जा उस अभिक्रिया को गति दे सकती थी वह ऊर्जा बंधों को तोड़ने में खपत हो जाती है, तो जिससे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, अधिक बंध वाले यौगिकों के लिए अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है, क्योंकि बंधों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें N2 और H2 ये मिलते हैं और NH3 का निर्माण करते हैं। ठीक है,
एक नॉर्मल ये है, इसको बैलेंस आप लोग देख लेंगे। अभी यहाँ पे हम बैलेंस की बात नहीं, केवल अणुओं के बंध की बात कर रहे हैं, तो उस पर उतना अपन ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक। और यहाँ पे अगर देखें तो इस तरीके से इनके पास बहुत सारे बंध हैं। तो इन बंधों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो जिस ऊर्जा का उपयोग अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने में करना था, वह ऊर्जा इन बंधों को तोड़ने में खपत हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है भाई, अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। ओके, आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये सहसंयोजी बंध वाली, सहसंयोजी बंध, ठीक। तो ये कह सकते हैं कि सहसंयोजी बंध जहां है वो आयनिक बंधों की अपेक्षा थोड़ा सा अभिक्रिया का वेग इनके लिए कम होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक हो गया, ठीक। तो ये था अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग। अगला, विकिरणों की उपस्थिति या प्रकाश की उपस्थिति में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनको अंधेरे में करने पर उसे कंप्लीट होने में काफी समय लगता है, और उसी प्रोसेस को अगर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में किया जाए तो वह अभिक्रिया बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती है, ठीक। तो दूसरा है विकिरण प्रकाश या लाइट का प्रभाव, प्रकाश की उपस्थिति, है ना, प्रकाश की उपस्थिति, ठीक। एक रासायनिक अभिक्रिया है जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलना, अंधेरे में जब इसको कराया जाता है तो इस प्रोसेस को होने में बहुत अधिक समय लगता है। अंधेरे में यह प्रोसेस जो है काफी समय लगता है, ठीक है, बहुत धीमी गति से होती है। यह अभिक्रिया क्या होती है भाई, बहुत धीमी गति से होती है ना, धीमी गति से। इसको HCl बनने में बहुत अधिक समय लगता है ना, बहुत अधिक समय लगता है ना। जबकि इसको क्या करते हैं, अब इन्हीं की क्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। ये जो है किसको दर्शाता है, सूर्य प्रकाश, है ना। तो यह तीव्र गति से संपन्न होती है, तीव्र गति से संपन्न होती है और जल्दी से जो है HCl का निर्माण होता है। और ये जो अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया देती है, श्रृंखला अभिक्रिया के तहत ये जो है HCl का निर्माण होता है। तो इस प्रकार प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाता है भाई, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, बढ़ गई, तीव्र हो गई। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक, अगला है तापमान का प्रभाव। तापमान का प्रभाव, सामान्यतः ताप जैसे बढ़ाते हैं अभिक्रिया का जो वेग होता है वह बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है, इसके कारण की बात करें तो क्योंकि अणुओं की ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने से इनके बीच का आपसे टक्कर बढ़ जाता है, टक्कर बढ़ने से वह अभिक्रिया तेजी से देना प्रारंभ करती है, ठीक है। एक स्थिति ऐसी आती है कि 10 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वह अभिक्रिया दुगुनी हो जाती है, तो उस ताप को तापमान गुणांक कहा जाता है, ठीक। जिस ताप पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है उसे क्या कहते हैं अपन, तापमान गुणांक, ठीक है। ओके, KT प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड के, ये क्या हो जाता है भाई, 2 गुना बढ़ जाता है अभिक्रिया का वेग, इस तापमान गुणांक में क्या हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने से जो है ये अभिक्रिया के वेग को क्या कर देती है, बढ़ा देती है।
ठीक है भाई, इस तरीके। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया, ठीक। अगला अब देखते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, अब बात आती है उत्प्रेरक क्या है। वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को परिवर्तन कर देते हैं तथा स्वयं जो है अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक, वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर सकते हैं किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। ये क्या कहलाते हैं भाई, ये कहलाते हैं उत्प्रेरक। ठीक, उत्प्रेरक क्या करता है कि वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। एक्चुअल में उत्प्रेरक जो होता है, उत्प्रेरक ये सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। ठीक, अब बात आती है सक्रियण ऊर्जा क्या है। सक्रियण ऊर्जा एक न्यूनतम ऊर्जा का वह स्तर है जिसको पार करने से अभिकारक उत्पाद में बदलता है। सक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जिसे पार करने पर अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है। ठीक है भाई, अभिकारक किसमें बदल जाएगा, उत्पाद में बदल जाएगा। ठीक, तो सक्रियण ऊर्जा जितनी कम होगी अभिकारक का उत्पाद में बदलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ठीक, सक्रियण ऊर्जा का मान जितना कम होगा, सक्रियण ऊर्जा का मान जितना कम होगा अभिकारक का उत्पाद में बदलने की दर उतनी ही अधिक होगी, अर्थात अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, ठीक, नोट कर लीजिए यहां तक, समझ पा रहे हैं ना। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर सकते हैं किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। सक्रियण ऊर्जा क्या है, वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जिसे पार करने से अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। सक्रियण ऊर्जा का मान जितना कम होगा अभिकारक का उत्पाद में बदलने की दर भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया। ठीक, चलिए इसको ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये अपना y अक्ष है, ये जो है x अक्ष। y अक्ष में हम ऊर्जा को लेते हैं, ऊर्जा, ठीक, ये यहाँ पे 0 है, और जो x अक्ष है उसमें दर को लेते हैं। क्लियर, अब मान लेते हैं कि ये वो स्तर है जिसको पार करने से अभिकारक उत्पाद में बदलेगा, और इस ऊर्जा स्तर को अपन क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा। अब देखिए
मान के चलिए ये जो है अभिकारक है, रिएक्टेंट, अभिकारक, ठीक है, अभिकारक रिएक्टेंट, ओके। अब इसकी ऊर्जा को यहां तक जानी पड़ेगी, फिर जाके ये किस में बदलेगा, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट में बदलेगा, ठीक है, ये अभिकारक, ठीक। जैसे जैसे अभिक्रिया होगी ऊर्जा देंगे, वो इस ऊर्जा स्तर को पार करेगा और जाके किसमें बदल जाएगा, उत्पाद में बदलेगा। इसे पार किए बगैर वह उत्पाद में नहीं बदल सकता। ये कब है, जब इसमें उत्प्रेरक नहीं है। अब क्या होता है, यहां पे हम उत्प्रेरक मिला देते हैं। उत्प्रेरक का काम ही होता है कि वो क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। तो क्या होगा, जो सक्रियण ऊर्जा यहां था, उस सक्रियण ऊर्जा का स्तर यहां आ जाता है ना। वह सक्रियण ऊर्जा जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहां पे आ जाता है। अब क्या होगा, अब अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए ज्यादा समय नहीं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से उत्पाद आसानी से प्राप्त होगी और उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ही ऐसा संभव हो सका। सक्रियण ऊर्जा जितना कम होगा, अभिकारक की उत्पाद में बदलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर को जो है बढ़ा देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, ठीक, ये था उत्प्रेरक का प्रभाव। नेक्स्ट है सांद्रता। सांद्रता, तो सांद्रता के लिए ली शातेलिए नामक वैज्ञानिक ने एक नियम बताया था कि अगर कोई साम्य अवस्था में कोई रासायनिक अभिक्रिया है, तो साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि ताप, दाब और सांद्रता में अगर परिवर्तन कर दें, तो अभिक्रिया उस दिशा में अग्रसर होगी जिससे अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन का वो क्या कर सके, परिवर्तन को जो है नष्ट कर सके। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्या, सांद्रता। सांद्रता का प्रभाव, ठीक, ली शातेलिए के नियम अनुसार, ली नियमानुसार, ली शातेलिए के नियमानुसार हम इसको देखेंगे, ठीक। साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक ये कौन कौन से होते हैं, सांद्रता, ताप तथा दाब में परिवर्तन करने पर, परिवर्तन करने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाती है या अग्रसर होती है, जाती है जिससे अभिक्रिया में हुए प्रभाव, है ना, या अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तनों का विरोध कर सके या नष्ट कर किया जा सके, ठीक है, जिससे अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तनों को नष्ट कर सके, ठीक है भाई। साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक सांद्रता, ताप तथा दाब, और बात हो रही है यहाँ पे सांद्रता, ये भी क्या करता है, साम्य अवस्था को प्रभावित करता है। करने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जिससे अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव क्या हो सके, नष्ट हो सके। चलें देखें उदाहरण से, हाइड्रोजन की क्रिया आयोडीन से कराते हैं, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है,
उत्क्रमणीय, देखो साम्य अवस्था आ गया। साम्य अवस्था क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में जब ये अग्र अभिक्रिया, सामने की ओर जो तीर है ये क्या कहलाता है? अग्र अभिक्रिया। और ये वापस पीछे की ओर जो है ये पश्च अभिक्रिया। ठीक, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर दोनों बराबर होते हैं तो उसे साम्य अवस्था कहते हैं। ठीक, यानी कि इसके इस पार जो रहेंगे, जैसे ए और बी मिलके सी और डी को बना रहे हैं और डी और सी टूट के वापस ए और बी में बन, ये दोनों अग्र और पश्च अभिक्रिया जब बराबर होगी तो उसे क्या कहते हैं? साम्य अवस्था कहते हैं। ठीक है भाई, वही क्या है? साम्य अवस्था। ठीक, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेते हैं? 2HI बनाते हैं, 2HI बनाते हैं। ठीक, अब अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों जो है क्या है? बराबर है, तो ये साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में। अब क्या होता है, हम क्या करते हैं? इनकी सांद्रताओं को बढ़ा देते हैं। इनकी सी लिख दे रहा हूं, सांद्रता के लिए कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रताओं को बढ़ाते रहे। जैसे इनकी सांद्रता को बढ़ाते हैं तो ये अभिक्रिया क्या करेगा? ऐसा कुछ करेगा जिससे हमने इसके सांद्रता में जो परिवर्तन किया था उसका प्रभाव जो है नष्ट हो सके। तो ये क्या करते हैं? ये तेजी से आपस में मिलते हैं और इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं, ज्यादा से ज्यादा उत्पाद बनाते हैं। तो सांद्रताओं में अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर इधर HI की बनने की गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी कि HI क्या होगा? अधिक मात्रा में बनेगा, अधिक मात्रा में बनेगा। ठीक, अधिक मात्रा में बनेगा तो इनकी सांद्रताएं कम होती जाएंगी और दोनों ओर फिर से क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्या होता है कि सांद्रता, ताप, दाब में अगर परिवर्तन कर दें तो अभिक्रिया उस ओर जाएंगी जिससे कि अभिक्रिया में जो बाहर से किया गया प्रभाव है वो क्या हो सके? नष्ट हो सके। ठीक, चलो इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, यहाँ 0। ठीक, इस साइड जो है सांद्रता को दर्शाती है। सांद्रता यहां से इधर जाने पे बढ़ता है। इस समय इस साइड जो है समय को दर्शाते हैं, ये समय को बता रहा है। स्टार्टिंग में जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी अभिकारकों की सांद्रता अधिकतम थी। ठीक, अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है? अधिकतम होती है जब रासायनिक अभिक्रिया शुरू नहीं होती। तो अभिकारक की सांद्रता जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती जाती है घटती जाती है, तो घटती जाएगी तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। ठीक, ये कौन है भाई? अभिकारक की सांद्रता, रिएक्टेंट की सांद्रता। स्टार्टिंग में जब रासायनिक अभिक्रिया शुरू नहीं हुई रहती है तो इसकी सांद्रता 0 होती है, उत्पाद की सांद्रता 0। लेकिन जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया आगे बढ़ता जाता है उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाती है, तो ये क्या होगी? कुछ इस तरीके से। तो ये किसकी सांद्रता को दिखाएगा? उत्पाद की, प्रोडक्ट की। तो ये है सांद्रता और किसमें? समय के मध्य ग्राफ। ठीक है भाई, तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को ये प्रभावित करता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? ठीक, अब देखते हैं अभिकारकों के पृष्ठ का क्षेत्र। अभिकारकों के पृष्ठ का क्षेत्र, अगर अभिकारक जो है ठोस हो, है ना, यदि अभिकारक ठोस हो तो अभिकारकों के पृष्ठ का क्षेत्रफल वृद्धि से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाती है। ठीक है, यदि अभिकारक ठोस हो तो अभिकारक के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ने से, अभिकारक ठोस हो तो अभिकारकों के पृष्ठ का क्षेत्रफल
बढ़ने से अभिक्रिया की वेग भी बढ़ जाती है। अभिक्रिया का वेग या दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है भाई, क्या होना चाहिए, अभिकारक को ठोस होना चाहिए। अगर अभिकारक ठोस है तो अभिकारकों का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर बढ़ता जाए तो उस रासायनिक अभिक्रिया की वेग या दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, अगर अभिकारक छोटे हैं, यानी कि जितने छोटे आकार में होते हैं, जितने छोटे रूप में होते हैं, उनकी अभिक्रिया उतनी ही तीव्र होती है। अभिकारक जितने छोटे रूप में होते हैं, छोटे रूप में होते हैं, उनकी अभिक्रिया उतनी ही तीव्र होती है, ठीक है भाई। अभिकारक जितने छोटे रूप में होते हैं उनकी अभिक्रिया उतनी ही तीव्र होती है। चलो इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मिश्री जानते हैं सभी, हाँ, शक्कर का एक बड़ा रूप होता है मिश्री। यहाँ पे क्षेत्रफल जो होता है कम होता है। अब क्षेत्रफल कम है, पृष्ठ का क्षेत्रफल कम है, तो ये इसकी अभिक्रिया जो है का वेग जो है कम होगी। लेकिन इसको और छोटे छोटे दानों में तोड़ दिया जाए तो मिश्री बन जाता है शक्कर। क्या बन गया ये, शक्कर। तो शक्कर का क्षेत्रफल मिश्री के क्षेत्रफल से अधिक होती है। क्षेत्रफल यहाँ क्या हो जाती है भाई, अधिक हो जाती है, इसका क्षेत्रफल जो है अधिक हो जाती है। ठीक, अब इससे भी छोटा दाना वाला जो होता है उसे भूरी शक्कर कहते हैं। अगर इतने ही शक्कर को भूरी शक्कर के रूप में छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल और भी बढ़ जाता है। ये क्या है भाई, भूरी शक्कर। तो आप देख पाएंगे कि इसका क्षेत्रफल इन दोनों से बहुत अधिक होता है, बहुत ज्यादा अधिक। और क्योंकि अभिक्रिया का वेग ठोस अभिकारकों के लिए उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी कि अगर देखा जाए तो इसकी क्रियाशीलता कम होगी, इसकी क्रियाशीलता ज्यादा और इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, तो ये थे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिकारक की प्रकृति हमने देखी कि अभिकारक की प्रकृति अगर आयनिक है तो वो जो है अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। अगर वो सहसंयोजक बंध की प्रकृति या अधिक बंध वाले होते हैं तो वे अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। दूसरा हमने देखा विकिरणों का प्रभाव। विकिरणों के प्रभाव, उनकी उपस्थिति में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया बहुत जल्दी संपन्न होती है, यानी कि अभिक्रिया के वेग को वो बढ़ा देती है। ताप का प्रभाव सामान्यतः ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि अणुओं की जो है गति होती है, वो गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और इससे आपसी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। टक्कर बढ़ते हैं तो उनके बीच में रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होता है। और 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का 2 गुना होना, ये उसके तापमान गुणांक को दर्शाता है। ठीक, उसके बाद हमने देखा उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक जो है सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। सक्रियण ऊर्जा कम होने से अभिकारक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उत्पाद में बदल जाता है। ठीक, हमने फिर देखा पांचवा सांद्रता। सांद्रता भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। यहाँ पे ली का नियम आता है, जिसमें हम देखते हैं कि साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक जैसे सांद्रता, ताप, इनमें परिवर्तन कर दिया जाए तो अभिक्रिया स्वतः ही ऐसा रिएक्ट करती है जिससे हमने जो परिवर्तन किया था उस प्रभाव को क्या कर सके, नष्ट कर सके। ठीक है, तो सांद्रता अधिक होने से, सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग भी यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर अभिकारकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर,
अभिकारक अगर ठोस होता है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अधिक मैटर करता है। अगर क्षेत्रफल बढ़ते जाता है तो उसका अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये चीजें जो है समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया हो तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा और अच्छे से नोट्स बनाकर लगातार पढ़ते रहिएगा। ठीक, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।